हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग ओशियन वाले पोर्शन को कवर करेंगे मैपिंग की क्लासेज में। तो क्यों ज़रूरी है हमको ओशियन के बारे में पढ़ना? लगभग 71% लैंड पे समुद्र ही हैं, तो हमको कई तरह से अफेक्ट करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट रेगुलेशन हो या इकोनॉमिक रूप से हो। तो कई तरह से हमको प्रभावित करते हैं समुद्र। हालांकि समुद्र जो है सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड हैं, एक ही वाटर बॉडी हैं, लेकिन कई तरह से उनको हम डिवाइड करते हैं। उनका क्या डिवीजन है, कैसे हम उनको 5 मेजर ओशियन में डिवाइड करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से ओशियन हैं? सबसे पहला तो पैसिफिक ओशियन है, दूसरा अटलांटिक ओशियन है, तीसरा है इंडियन ओशियन, चौथा है सदर्न और पांचवा है आर्कटिक ओशियन। ये जो क्रम देख रहे हैं आप, तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है और ये घटता हुआ क्रम है, ये सबसे छोटा है। तो इनको आपको याद रखना है इसी क्रम में, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो अगर आप इसको याद रखना है तो एक छोटा सा एक्रोनिम याद कर लो, पैसा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। तो ये है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, ये घटता हुआ क्रम है। अगर हम बात करें कि सबसे नए ओशियन की, तो सबसे नया ओशियन जो है सदर्न ओशियन है, क्योंकि इसको पहले ओशियन कंसीडर ही नहीं किया जाता था। ये रिसेंटली ही इसको ओशियन माना जाता था। सबसे लेटेस्ट ओशियन सदर्न ओशियन ही है। कोई कोई लोग इसको अंटार्कटिक ओशियन भी लिख देते हैं। तो समझ तो जाएंगे आपकी सदर्न ओशियन है, लेकिन अंटार्कटिक लिखना इसको गलत है। क्यों गलत है और क्यों ये न्यूएस्ट ओशियन है, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। क्यों हम लोग डिवीज़न करते ही हैं, जैसे कि बोला मैंने, दिखाया कि 5 ओशियन हैं। तो क्यों डिवीज़न करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि लेटिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन सबकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से उसमें टेम्परेचर में या फिर सैलिनिटी में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें यूनिक इकोसिस्टम बन जाता है। तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, फ्लोरा है या फौना है, जीव जंतु हैं, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक ये भी डिवीज़न होता है। साथ ही साथ बाकी डिवीज़न जो है हम लोग अभी कवर करेंगे आगे की स्लाइड्स में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमको ओशियन से। जैसे कि देखा कि 70% भूभाग पे जो है समुद्र ही हैं। तो 70% से ज़्यादा देखा जाए तो 71% भूभाग पे ही समुद्र हैं। तो एक क्लाइमेट रेगुलेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे टेम्परेचर मेंटेनेंस हो। आपने देखा होगा कि जो इक्वेटर की हीट होती है उसको ट्रांसपोर्ट करके पोल की तरफ ले जाता है, कैसे? करंट के द्वारा, धाराएं जो चलती हैं समुद्र में उनके द्वारा। साथ ही साथ बहुत बड़े स्तर पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा समुद्र के द्वारा ही होता है। बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, उनके ज़रिए जो है ये सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इतने बड़े स्तर पे अगर समुद्र ना होते, लैंड से ले जाना पॉसिबल ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा कीमत आती। तो ये भी है। साथ ही साथ हम लोग फूड प्राप्त करते हैं समुद्रों से, चाहे सी फूड के रूप में हो, फिश हो, तो बहुत कुछ हम लोग प्राप्त करते हैं समुद्र से ही। बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा हमारा डिपेंडेंट रहता है समुद्रों पे, चाहे वो मैरीन रिसोर्सेज हों, ऑयल गैस मिलती है, तो ये सब समुद्र से ही मिलता है। ये डाटा इग्नोर कर देना है आपको। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, जैसे कि कुछ लोग टूरिज़्म के लिए भी समुद्र में जाते हैं, कुछ क्रूज पे गए, कुछ बोटिंग करने गए, कुछ व्हेल डॉल्फिन वॉच करने गए, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। साथ ही साथ बहुत तरह की मेडिसिन हमको समुद्र के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ चाहे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हों, जैसे वेव एनर्जी, टाइड एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्या है, इसी को नाम दे दिया गया ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो इसी समुद्र से ही रिलेटेड वर्ड है। ब्लू इकोनॉमी जो देख पा रहे होंगे, यही इसके कंपोनेंट हैं। तो कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें, कैसे समुद्रों को बचाया जाए, पॉल्यूट होने से बचाया जाए, उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोग एक वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं 8 जून को। तो 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। साथ ही साथ हम लोग
जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 गोल हैं, इनको आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चाहे मैच द फॉलोइंग करके पूछ लें या फिर किसी और तरीके से पूछ लें तो पूछा ही जाता है। तो उसका जो गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर, ये भी समुद्र के संरक्षण से कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज। तो सस्टेनेबल यूज किसका? ओशियन, सी और मैरीन रिसोर्सेज का। तो गोल नंबर 14 भी समुद्र से ही रिलेटेड है। जो 2023 में हमारा वर्ल्ड ओशियन डे हुआ था 8 जून को, उसकी थीम थी प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। तो ये थीम अगर पूछ ले तो तब के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ओशियन, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, एक एस शेप का है। इसका भी ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, लगभग 16% एरिया जो है ये अटलांटिक ओशियन के पास ही है। साथ ही साथ ये देख पा रहे होंगे ये इधर भी पैसिफिक ओशियन लिखा है, इधर भी पैसिफिक ओशियन लिखा है। ऐसा क्यों है? ये 2D फिगर है। अगर आप इसको ले जाके इधर से और इसको पकड़ के इधर से मिला दें आपस में तो ये पूरी एक वाटर बॉडी बन जाएगी। तो ये 3D में अगर इसको इमेजिन करें आप तो ये पूरा ओशियन बन जाएगा। तो ये पैसिफिक ओशियन इधर भी लिखा है, इसीलिए इधर भी लिखा है। ये निकल रही प्राइम मेरिडियन। तो इधर का जो हिस्सा होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, इधर का वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेस्टर्न पैसिफिक कौन होगा, तो अगर आप ये वाला बता देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये होगा वेस्टर्न पैसिफिक, ये होगा ईस्टर्न पैसिफिक। तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसा क्यों है? 3D फिगर में अगर आप समझें, अभी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे ये होगा। तो अगर आपसे कोई एक स्टेटमेंट आता है कि ईस्टर्न पैसिफिक वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है और वेस्टर्न पैसिफिक ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होगा, है कि नहीं? साथ ही साथ ये रहा हमारा इंडियन ओशियन। सदर्न ओशियन को डिवाइड करना हो तो अंटार्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री सदर्न साउथ में जो पड़ता है, उसके सहारे आप उसके साउथ वाले पार्ट को हम लोग सदर्न ओशियन बोल देंगे। और जो इधर जो है आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसके नॉर्थ का जो पोर्शन है उसको हम लोग आर्कटिक ओशियन बोल देंगे। तो ये डिवीजन कुछ किया जाता है। पैसिफिक ओशियन एक बहुत बड़ा ओशियन है, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, ये रहा पूरा पैसिफिक ओशियन। अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा? ईस्ट पैसिफिक। ये क्या होगा? वेस्ट पैसिफिक। ये रही होगी कहीं हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। तो ये है हमारे वेस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्टर्न पैसिफिक। देख रहे होंगे बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 30% एरिया जो है अर्थ का इसी के पास है। देखें अगर हम तो पैसिफिक ओशियन लगभग 46% एरिया है, पीछे हमने बताया 30%। ऐसा क्यों है? ये जो एरिया लिखा है ये समुद्र के एरिया का जो 71% है उसका 46% ये है। साथ ही साथ अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशियन, अगर इनके वाटर की बात करें तो 50% जितना सारे समुद्र में पानी है उसका आधा पानी लगभग पैसिफिक ओशियन के पास ही है। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन पैसिफिक की है, उसके बाद अटलांटिक की है, फिर इंडियन की है, उसके बाद आर्कटिक की है। ये एक देखना यहाँ पे, बस इतना इन दोनों का अंतर है, बाकी वही क्रम है जो ये इनका जो है छोटा से बड़ा का क्रम है जो हमने पीछे एक्रानी में भी देखा था। एक हमने कहीं कहीं देखा है कि ऐसा भी डिवीजन होता है कि नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। इंडियन ओशियन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ इंडियन, ये हो गया साउथ इंडियन ओशियन। तो ये जो डिवीजन किया जाता है इक्वेटर के सहारे किया जाता है। 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके आप लाइन खींच ले तो उसके ऊपर का जो ओशियन होगा वो नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। हमने देखा, इनका क्रम भी देख लिया था कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न, फिर आर्कटिक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो है नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में कौन बड़ा है, नॉर्थ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में कौन बड़ा है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में तो खैर देख के ही बता देंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे बोल देना है सब में साउथ वाले ही बड़े होंगे। साउथ इंडियन हो चाहे साउथ अटलांटिक ओशियन हो या साउथ पैसिफिक ओशियन हो, वही बड़े होंगे। ऐसा क्यों है? यहाँ पे हम लोथियन ग्रीन को याद करते हैं।
लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलकीय संरचना दी थी या टेट्राहेड्रल थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो एक लैंड पार्ट है, लैंड हेमिस्फेयर है, और जो है सदर्न हेमिस्फेयर वो ओशियन हेमिस्फेयर है। इसीलिए जो सदर्न वाले ओशियन हैं वो बड़े हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड पार्ट ज़्यादा है, सदर्न में लैंड पार्ट कम है, ओशियन पार्ट ज़्यादा है। तो सीधे कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधे साउथ वाले जो हैं वो सब बड़े टिक कर देने हैं आपको। तो ये था हमारा नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक का, या नॉर्थ अटलांटिक इंडियन का डिवीज़न। देख पा रहे होंगे कि जो पैसिफिक ओशन है बहुत बड़ा है, ये इक्वेटर पे सबसे चौड़ा है। ये लगभग ये 1/3 एरिया जो है अर्थ का इसी के पास है, पैसिफिक ओशन के पास। अब हम बात करते हैं कि बाकी का डिवीज़न कैसे किया जाता है। हमने देख लिया नॉर्थ साउथ का डिवीज़न इक्वेटर के सहारे कर दिया जाता है। हमने इधर भी लाइन खींच ली थी, कौन सी खींची थी, 66.5 डिग्री नॉर्थ के इधर जो है आर्कटिक ओशन बोल दिया था। इधर भी हमने खींच ली थी 66.5 डिग्री साउथ, इसके नीचे का जो है वो सदर्न ओशन बोल दिया था। ये तो इधर से जो है ये नॉर्थ की बाउंड्री हो गई, ये तो लैंड पार्ट के साथ ही बाउंड्री होगी। समस्या कहाँ आएगी, इधर देखोगे यहाँ पे इंडियन ओशन का वाटर मिल रहा है, इधर पे पैसिफिक का इंडियन से मिल रहा है, इधर तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो इधर कैसे डिवीज़न किया जाए। अब डिवीज़न तो होगा, परफेक्ट डिवीज़न होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा कि सबका एरिया फिक्स है। तो अगर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होगी तो एरिया कहाँ से आप निकालेंगे, फिक्स एरिया। तो इसका जो डिवीज़न किया जाता है ये भी बहुत आसान है। कैसे? इधर सब सारे कंटिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट पकड़ लो, वो किसी न किसी लॉन्गिट्यूड, किसी न किसी देशांतर पे होगा। उसी देशांतर को ला करके आप जो अंटार्कटिक सर्किल है इसी पे मिला दो आके, तो जो बाउंड्री बनेगी वही ओशियन की बाउंड्री होंगी। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट हैं कौन कौन से वो भी देख लेते हैं, तभी तो हम बाउंड्री डिसाइड कर पाएंगे। हर एक कंटिनेंट में एक केप पॉइंट होता है। केप एक निकली हुई हेड, जैसे केप मतलब ही हेड होता है, तो वो छोटी सी एक निकली हुई बॉडी होती है लैंड की, तो वही सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है। जैसे कि इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, केप हॉर्न है। यहाँ पे हम अगर बात करें तो केप अगुल्हास है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड है, ये छोटा सा पार्ट है, तस्मानिया बोलते हैं इसको। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको साउथ ईस्ट केप बोला जाता है। तो ये लगभग, ये जो देख रहे हैं ये लगभग पड़ता है 70 डिग्री वेस्ट, ये 20 डिग्री ईस्ट, ये रही कहीं प्राइम मेरिडियन, तो 20 डिग्री ईस्ट। ये जो है 146 डिग्री ईस्ट पड़ता है। तो इसके सहारे डिवीज़न किया जाता है। अब ये बात इधर की देख लेते हैं। तो इधर जो है एक एंडीसाइटिक लाइन पड़ती है, ये सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, तिमोर लेस्ते से नीचे आ जाओ और ऑस्ट्रेलिया में मिला दो बस। तो ये जो डिवीज़न होगा, इधर के जो आइलैंड हो जाएंगे, इधर का जो पार्ट हो जाएगा वो इंडियन ओशन में आएगा, इसके इधर जितना आएगा वो सब पैसिफिक ओशन पे आएगा। यहाँ पे साउथ ईस्ट केप को पकड़ लो तस्मानिया में, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पड़ेगी आपकी तस्मान राइज, उसके सहारे आप ला करके मिला दो, तो ये जो बाउंड्री हो जाएगी ये पूरी इंडियन ओशन की बाउंड्री हो जाएगी। तो ये डिवीज़न किया जाता है इनकी बाउंड्री में। जैसे कि हमने देखा कि केप, ये आपको याद रखनी है कि कौन सी, जैसे केप ऑफ गुड होप है, केप पॉइंट है, केप हैंग क्लिप है, केप अगुल्हास। तो लोवेस्ट जो है सदर्न मोस्ट है वो केप अगुल्हास है। इनका क्रम आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सबसे नीचे होगा, तो एटलीस्ट ये तो याद ही होनी चाहिए, केप अगुल्हास जो है सबसे नीचे है। वहीं अगर ये साउथ अमेरिका का मैप है, ये वाला इतना पोर्शन का मैप है इस कंटिनेंट का, तो उसमें सबसे सदर्न मोस्ट कौन है, केप हॉर्न। सबका केप ही है सबका सदर्न मोस्ट पॉइंट। क्यों है? क्योंकि ये ऐसे सदर्न जो कंटिनेंट रहते हैं वहाँ पे जल के कटाव के द्वारा ऐसे संरचनाएं बन जाती हैं, वो केप ही कहलाती हैं, केप हैं सब में। जैसे इंडियन ओशन की, अगर हम इंडियन कंटिनेंट की, इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये देख रहे हैं ये सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी ही है। इसको केप कैमरिन भी बोलते हैं।
केप कोमोरिन या इसको कन्याकुमारी, केप कन्याकुमारी भी कहते हैं। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का। अगर इंडिया को कोई सदर्न मोस्ट पॉइंट बोल ले तो आप इसको नहीं बताएंगे, आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है, वो मेनलैंड पे नहीं है। वो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये उसका छोटा सा मेनलैंड से अलग है, इसको तस्मानिया बोलते हैं। इसकी कैपिटल है होबार्ट। ये छोटी सी स्टेट देख रहे हैं, ये बास स्टेट है क्योंकि इसके बास इधर बैठे हैं ना, तो ये बास स्टेट से इसको अलग करता है। तो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? साउथ ईस्ट केप। देख रहे हैं, तो यहाँ से इसका डिवीज़न किसके सहारे किया जाता है? जो हमारी तस्मान राइज थी। यहाँ पे हमने बात की थी, एक अटलांटिक का डिवीज़न देख लिया, ये हो गई, ये किसके सहारे हो गया? केप अगुल्हास। अगुल्हास ये कितना था? 20 डिग्री ईस्ट। इधर हमने देख लिया केप हॉर्न, ये कितना था? 70 डिग्री वेस्ट। और इधर हमने जो डिवीज़न किया था, ये देख रहे हैं, ये क्या था? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये था आर्कटिक। लेकिन अगर इस मैप में देख पा रहे होंगे तो वैसे तो लाइन ये यहाँ से जानी चाहिए थी, लेकिन ये पार्ट दिखाया गया है आर्कटिक का। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक बार 2002 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो बाउंड्री डिसाइड करता है, उसको कुछ लगा होगा चलो लोगों को परेशान करते हैं, तो उन्होंने ये हडसन बे है, हडसन बे को पार्ट बना दिया आर्कटिक ओशियन का। वैसे ये पार्ट हुआ करती थी अटलांटिक का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल इसमें अटलांटिक का ही जाता है, तो अटलांटिक का ही जाना चाहिए था, अटलांटिक को ही इसको पार्ट भी था पहले। लेकिन उन्होंने 2002 में लोगों को परेशान करने के लिए, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए हडसन बे को पार्ट बना दिया आर्कटिक ओशियन का। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2002 के बाद से, हालांकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन आज भी इसको हडसन बे को अटलांटिक ओशियन में ही काउंट करते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको आर्कटिक ओशियन का पार्ट मानता है। तो अटलांटिक की बाउंड्री आपने देख ली, ये देख रहे हैं मेडिटेरियन वगैरह जो पार्ट हैं वो सब किसके? अटलांटिक ओशियन के ही पार्ट हैं। इंडियन ओशन की बाउंड्री देखिए, केप अगुल्हास, केप अगुल्हास हो गई, ये हमने देख ली थी साउथ ईस्ट केप, उसके सहारे तस्मान राइज के सहारे आओ 146 डिग्री ईस्ट पे, तो यहाँ कहीं मिल जाओगे आके अंटार्कटिक सर्किल पे। इधर कौन सी बाउंड्री थी? ये वाली पकड़ लो, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा, सुम्बावा और तिमोर लेस्ते से नीचे आ जाओ। ये पार्ट नहीं है, ये पैसिफिक का पार्ट है, ये अराफुरा सी है या गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, वो सब इसके पार्ट हैं। यहाँ पे देखोगे एक तिमोर सी पड़ता है, वो पार्ट है इंडियन ओशियन का, तो तिमोर से ही अलग हो जाता है ये अंटार्कटिक वाला पोर्शन, इंडियन ओशियन वाला पोर्शन। पैसिफिक की बाउंड्री हमने देखी थी, तो ये यहाँ से बाउंड्री है, ये पैसिफिक का ही पार्ट है। और इधर जो हमने देख ही ली थे, और इधर भी हमने देख ली, केप हॉर्न के सहारे अलग होता है ये, बाकी तो 66.5 नॉर्थ पे अलग ही होता है दोनों साइड। ये रही तस्मानिया, ये जो अलग होती है यही 146 के सहारे, ये रही तस्मान राइज, तो ये यहाँ कहीं पड़ेगी साउथ ईस्ट केप, तो उसके सहारे ये अलग होगा आपका। ये रहा पैसिफिक ओशियन का मैप, तो ये कहीं पड़ेगी तस्मानिया, ये केप, तो ये बाउंड्री है इसकी, ये देख रहे हैं यहाँ से अलग होता है ये। तो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन का डिवीज़न। अगर पैसिफिक में आपको कहीं जाना हो, ये देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ एक ऐसे पॉइंट पे है लिया गया मैप कि लैंड पार्ट बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि 33% 1/3 एरिया जो इसी के पास है। तो ये अगर कहीं सबसे आइसोलेटेड पॉइंट ढूंढना हो, वो आपको
कहाँ मिलेगा? पैसिफिक ओशियन में ही मिलेगा। सबसे लैंड पार्ट सबसे दूरस्थ हो तो ये पॉइंट नीमो पॉइंट कहलाता है। ये इससे अगर आप कहीं भी देखेंगे तो 2690 किलोमीटर तक कोई लैंड पार्ट आपको मिलेगा ही नहीं। नियरेस्ट जो है 2690 किलोमीटर पे ही लैंड पार्ट मिलेगा। तो सबसे आइसोलेटेड दुनिया का पॉइंट यही है, इसको नाम दिया है पॉइंट नीमो। पुंटो नीमो लिखा है, ये स्पेनिश मैप डाउनलोड हो गया है, लेकिन इसका नाम है पॉइंट नीमो। जैसे कि देख रहे हैं पॉइंट नीमो, तो नियरेस्ट लैंड पार्ट इसका है यही 26881 किलोमीटर पे लगभग। थोड़ा डाटा का मिसमैच है, उसमें प्लस माइनस करके भी एरर लिखी थी। तो पॉइंट नीमो ही, तो इसमें किसी को स्पेस क्राफ्ट अपना कुछ गिराना होता है तो यहीं पॉइंट नीमो पे ला करके गिरा देता है। देख रहे चिली से भी बहुत दूर है, न्यूजीलैंड से भी काफ़ी दूर है और अंटार्कटिका से भी दूर है। तो ये सबसे आइसोलेटेड पॉइंट है, लैंड पार्ट से सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो ही है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन पूरा का पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे अदर पर्पस से हो। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, आधे घंटे 1 घंटा दे करके सारे आइलैंड सारे सी एक एक करके भर लेने हैं, क्योंकि इसमें क्रम पूछा जाता है अक्सर, कौन सा सी कहाँ पे है, कौन सा आइलैंड कहाँ है। जैसे पिछले साल ही क्रम पूछ लिया गया था, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा, सुम्बावा, तो उनका क्रम क्या है ये पूछ लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हम लोग जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो फाउनल बाउंड्री देखने जा रहे हैं। इधर है पैसिफिक ओशियन, इधर है इंडियन ओशियन। तो जब आप पैसिफिक से इंडियन की तरफ आएंगे तो इकोसिस्टम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? हो सकता कुछ टेम्परेचर चेंज हो, सैलिनिटी चेंज हो, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम चेंज होगा। इकोसिस्टम चेंज होगा तो जो इधर स्पीसीज होंगी वो शायद इधर ना हो, इधर कोई और हो, तो स्पीसीज चेंज होगी। तो कहाँ से इंडियन ओशियन की स्पीसीज चेंज होती हैं उसी को डिफाइन करने के लिए एक हमारे पास जियोग्राफर थे वलास। उन्होंने एक लाइन डिसाइड की, उसको बोलते हैं वलास लाइन। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं इसको वलास लाइन बोला जाता है। तो ये सिलेबस सी से होते हुए मकस्सर स्टेट, ये है आपकी मकस्सर स्टेट, मक्कार नहीं है मकस्सर है। मकस्सर स्टेट ये बोर्नियो और सिलेबस आइलैंड को अलग करती है। तो वो मकस्सर स्टेट से होते हुए, और इधर ये जावा देख रहे हैं, इधर है ये बाली और ये है लोम्बोक। तो बाली और लोम्बोक द्वीप समूह के बीच से होते हुए जाती है, बाली और लोम्बोक के बीच से अलग होती है। तो इधर जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो पैसिफिक ओशियन की होती हैं, और इधर जो पाई जाती हैं वो इंडियन ओशियन की होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया। तो दो इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। तो एक तरह से कहें कि ये इक्वोटोन है तो गलत नहीं होगा। ये एक इकोसिस्टम इधर है, एक इकोसिस्टम इधर है, तो ये हाईली बायोडाइवर्स रिच है। साथ ही साथ आप ये थोड़ी थोड़ी दूर पे स्पीसीज चेंज होंगी। अगर इससे अलग करना हो तो ये एक देख रहे हैं ग्रीन लाइन, ये है लिडकर लाइन। तो लिडकर लाइन जो है अलग करती है इसके इधर की जो स्पीसीज हैं इनसे। तो ये जो बीच का रीजन है बहुत ही बायोडाइवर्स रीजन है, इसी को बोला जाता है वलासिया, इन्हीं वलास के नाम पे पड़ा है। तो हाईली बायोडाइवर्स रिच है, लेकिन ये डेंजर भी इसको बहुत है। बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो रही हों या मानवकृत कारण हो, तो ख़त्म भी हो रही है। और हाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया भी है, तो इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। क्या होते हैं हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कवर करेंगे इसको। फिलहाल याद रखना है कि वलासिया जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये रही वलास लाइन, ये रही लिडकर लाइन, इसी के बीच का जो एरिया है वही है वलासिया। देख रहे हैं ये बाली और लोम्बोक के बीच से गुजरती है, ये है मकस्सर स्टेट, मकस्सर स्टेट। तो ये है हमारी वलास लाइन। सदर्न ओशियन की बात हम अगर करें तो सदर्न ओशियन जो है हमने देखा कि 66.5 डिग्री साउथ के से जो साउथ है वो है हमारा सदर्न ओशियन। इसको अंटार्कटिक क्यों नहीं बोलते हैं कि अंटार्कटिक एक कंटिनेंट है, एक लैंड पार्ट है। तो ये जो देख रहे हैं ये 66.5 है, यही है हमारा सदर्न ओशियन। तो
इसको पहले ओशियन क्यों नहीं कंसीडर किया जाता था, क्योंकि ये सारे ओशियन का जल आके इसमें मिलता है, चाहे अटलांटिक ओशियन हो, चाहे इंडियन ओशियन हो, इधर पैसिफिक ओशियन हो, ये सब आकर के इसी में तो मिलते हैं। तो इसको अलग से ओशियन कंसीडर ही नहीं करते थे, ये अटलांटिक का पार्ट है, इंडियन का पार्ट, ये पैसिफिक का पार्ट मान लिया जाता था। लेकिन उसको बाद में अलग से ओशियन घोषित कर दिया गया। 66.5 के से साउथ पोल तक जितना एरिया है, साउथ पोल तक नहीं, ये बीच में अंटार्कटिक लैंड कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर हालांकि बर्फ़ तो जमी है, नीचे क्या है, लैंड पार्ट ही है। तो जो बीच का जल ही है वही सदर्न ओशियन है, इसीलिए इसको अंटार्कटिक ओशियन कहना गलत होगा। इसीलिए कभी कभी इसको सदर्न ओशियंस भी लिखा जाता है। अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक पे पढ़ेंगे तो इसको सदर्न ओशियंस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे ओशियन का जल मिलता है, इसीलिए इसको प्लूरल में लिखा जाता है सदर्न ओशियंस। पैसिफिक का आ रहा है, इधर अटलांटिक का आ रहा है, इधर इंडियन ओशियन का आ रहा है। तो ये रीजन था कि इसको बाद में सबसे निवेस्ट क्यों है, क्यों इसको अंटार्कटिक का कहना गलत होगा और क्यों इसको सदर्न ओशियंस या प्लूरल में कहा जाता है। तो ये था हमारा ओशियन का पार्ट। तो इसमें सारी बाउंड्री अब आप क्लियरली मार्क कर सकते हैं, चाहे ये हो 20 डिग्री ईस्ट केप अकुलहास के सहारे, केप हॉर्न के सहारे, या फिर साउथ ईस्ट केप हो। और ये हमने यहाँ भी डिवीज़न कर लिया था, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा, सुम्बावा, तिमोर लेस्ते से लेकर के तिमोर सी इधर का पार्ट हो गया। अराफुरा और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, बंदा, जावा, सेलेब्स, जो भी जितने भी सी हैं वो सब इधर के पार्ट होंगे। आपको एक एक्सरसाइज करनी है। हाँ, हमने ये भी देखा था कि जो हडसन बे है, ये आर्कटिक का पार्ट 2002 से बना दिया गया IHO के द्वारा, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको क्या करना है, एक ब्लैंक मैप ले लेना है वर्ड वाला, उसमें जितने भी ये सी हैं, जैसे ये गल्फ हो गई, कैरेबियन हो गया, रियो डे ला प्लाटा हो गया, स्कोटिया हो गया, गल्फ ऑफ गिनी हो गई, तो वो सब जो है आपको मार्क कर लेने हैं एक ही मैप में सारे, चाहे इधर के हों सारे ओशियन जो हैं, और सी पार्ट जो है कंप्लीट कर लेना है भर के, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। जैसे कोई पूछ ले गल्फ ऑफ गिनी नॉर्थ अटलांटिक में कि साउथ अटलांटिक, अगर आप इसको सही से नहीं देखे रहेंगे, भरे नहीं रहेंगे, तो आप साउथ में ही मार के आएंगे। तो ये जबकि नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है गल्फ ऑफ गिनी। तो ये सब आप मैपिंग एक्सरसाइज करेंगे तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, याद रख पाएंगे चीज़ों को। तो ये थी हमारी ओशियन की बाउंड्री। हमने एक पॉइंट छोड़ दिया पीछे कि सबको डिवीजन केप के सहारे किया था, लेकिन केप कोमरिन या केप कन्याकुमारी जो थी उसको छोड़ दिया था। तो इसको भी काम में ले लेते हैं। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है मिलती कहाँ पे हैं, यही केप कोमरिन या केप कन्याकुमारी से अलग होती हैं, इधर का अरेबियन, इधर का बे ऑफ बंगाल। तो ये था हमारा ओशियन के बारे में जानकारी। इसकी PPT जो आप टेलीग्राम के सिविल नेविगेटर चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे मैप आपको मिल जाएंगे। सारी जो वाटर बॉडी हैं जो हमने बताया कि सारे सी भरने हैं मैप में, वो आप लोग एटलस से या तो देख के भर सकते हैं, या मैं चैनल पे ही सिविल नेविगेटर के टेलीग्राम चैनल पे ही एक मैप डाल दूंगा जिसमें सारी वाटर बॉडीज़ हैं। तो विकिपीडिया का मैप है, तो वहाँ से आप लोग भर के कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।